Morning students. Today we will discuss about parallel combination of resistance. We will discuss what is the need of parallel combination, how the resistance are added up in parallel combination, how we can find the result. Okay, so we will start with what is parallel combination of resistance. देखो बेटा क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्ट हो, बाद में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक हमारे पास कोई रजिस्टर है वो ऐसे लगा हुआ है इन दिस वे, ठीक है। कोई सेकंड रेजिस्टेंस है वो इधर ऐसे लगी हुई है, और कोई थर्ड रेजिस्टेंस है इट इज लाइक दिस, ये ऐसे लगी है, ठीक है। सो वी हैव थ्री रजिस्टर्स, लेट इट्स नेम इज R1, सेकंड नेम इज R3 and its name is R2। ओके जी, तो ये हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक तो ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसके दोनों एंड्स R2 के दोनों एंड्स के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही R3 के भी दोनों एंड्स R2 के दोनों एंड्स से जुड़े हुए हैं, दोनों एंड्स इसके, ये वाला भी। तो ऐसे रेजिस्टेंस जिनके बोथ एंड्स दे आर कनेक्टेड, दे आर कॉल्ड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अगर एक वोल्टेज का सोर्स लगा देता हूँ, यहाँ पर हम की लगा देते हैं, दिस इज सोर्स ऑफ वोल्टेज या एनर्जी, इट इज सेल। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और इसकी पहचान है कि अगर मैं यहाँ पर की को क्लोज करता हूँ, यहाँ से करंट बहना स्टार्ट होगा, इधर आएगा, इधर करंट आई, और यहाँ पर पहुँच के करंट को जाने के लिए तीन रास्ते मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। वो तीनों में से किसी भी रास्ते में चल सकता है। और तीसरी जो सेकंड थिंग है कि वो तीनों में जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास ये 3 वेज हैं वो किसी एक में जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, ठीक है। जितना भी पीछे से आएगा, ये बिल्कुल एक पानी की पाइप जैसे कि यहाँ एक मोटी पाइप पानी की लगी हुई है, उसके साथ 3 पाइप्स कनेक्ट हैं, तो ये जो पानी आएगा मेन पाइप से ये तीनों में बहेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बहे, ठीक है। तो ऐसा ये इसकी ही एनालॉजी है। तो यहाँ पर जब हमारे पास करंट कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसे डिवाइड हो जाए, सिंगल लाइन में ना रहे, उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर करंट 3 वेज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो करंट है ये I1 निकलेगा, इधर से करंट I2 और इधर पे करंट I3, ठीक है। तो तीनों में ये डिवाइड हो गया, और आगे जाके फिर से ये कंबाइन होके दोबारा I बन जाएगा, वैसे। क्लियर है जी? तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यही दो पहचान होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, एक तो इसमें करंट डिवाइड हो जाता है, सेम नहीं रहता है, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के दोनों एंड्स ज्वाइन रहते हैं। सीरीज में हमने पढ़ा था कि एक एंड ही ज्वाइन होता है, और पैरेलल में दोनों एंड्स दोनों दूसरे रजिस्टर के दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन होते हैं। और वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, जितना हमने वोल्टेज का सोर्स अप्लाई किया। देखो ना, अगर हम रेजिस्टेंस R1 को देखें, इसके दोनों एंड्स सेल के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट हैं, R2 के भी दोनों एंड्स सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं, R3 के भी दोनों एंड्स वोल्टेज के सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं, इसलिए वोल्टेज तीनों में सेम रहती है। यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगी, इधर भी V रहेगी, और यहाँ पे भी वोल्टेज V रहेगी। अगर डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है करंट I1, I2, I3 की फॉर्म में, बट तीनों को हम ऐड कर दें वो करंट कितना रहता है, I रहता है। अब हमने देखना है कि हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी बनती है, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनती है। तो देखो बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने देखा कि जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, जो I है वो कैसे बन रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 से बन रहा है, ठीक है। तीनों करंट्स को ऐड कर दें तो I ही बनेगा। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, V इक्वल टू IR, और यहाँ से I निकालते हैं, इट इज V अपॉन R, ठीक है जी। क्लियर है जी?
ऐसे ही अगर हमने यहाँ का करंट I1 निकालना है तो वो कैसे आएगा, I1 इजकल टू V तो सेम रहेगा बट रेजिस्टेंस कितनी है R1। I2 कैसे आएगा, इट इज़ V अपॉन R2। I3 कैसे आएगा, इट इज़ I3 हो जाएगा V अपॉन R3। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इट इज़ V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, और ये V जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ऐसे ऐड होती है। ये हमारे पास फार्मूला मिल जाता है कि रेजिस्टेंस है जो वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो रेसिप्रोकल होके ऐड हो जाएगी, ठीक है। और रेसिप्रोकल ऐड होके ऐड करने से जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। इस कॉम्बिनेशन की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई भी सर्किट है, मैं कोई सर्किट बना रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। अब 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना बोर्ड खोल के देखता हूँ, बॉक्स खोल के देखता हूँ, उसमें 10 ओम की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, बट मेरे पास जो है रेजिस्टेंस वो 20 ओम्स की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब उसको आधी तो काट नहीं सकता कि आधी काट के लगा लूँ 10 ओम की रह जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जो 20 ओम्स की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं। हम चेक कर लेते हैं पैरेलल में लगाने से नेट रेजिस्टेंस क्या बनती है। तो देखो बेटा क्या होगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, ये नेट रेजिस्टेंस, तो पहली रेजिस्टेंस भी 10 ओम की है, दूसरी रेजिस्टेंस भी 10 ओम की है, और एलसीएम लेके इनको मैं अगर ऐड करता हूँ इट बिकम 1 + 1 2/10, सॉरी यहाँ 20 ओम की रेजिस्टेंस मेरे पास प्रेजेंट थी तो 20 आएगा, 20 और ये 1/R की वैल्यू आ रही है 2/20 या 1/10, और यहाँ से मैं R निकालूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट बिकम 10 ओम। तो देखो बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी बन रही है 10 ओम, ठीक है जी। तो क्या होता है कि जब मेरे पास 20 ओम की दो रेजिस्टेंस को मैं अगर पैरेलल में लगा दूं, ठीक है, तो पैरेलल में लगाने से क्या होता है, उनकी नेट रेजिस्टेंस कम होके 10 ओम रह जाती है, और मेरे को भी 10 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए थी, देन आई कैन कनेक्ट। इसके बेस पर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं R1 R2, दोनों 10 ओम के रजिस्टर हैं। इन दोनों को हमने एक सिमिलर सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। पहले इसको हमने कनेक्ट किया सीरीज में और बाद में इसको कनेक्ट किया पैरेलल में, और हमारे पास हमने दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, VI ग्राफ प्लॉट किया। इधर को हम लिख देते हैं V वोल्टेज और इधर को हम शो कर देते हैं करंट I। तो हमारे पास जो ग्राफ बने वो एक तो हमारे पास ये स्लोप बन रही है, इस स्लोप का नाम रख देते हैं स्लोप A, और ये दूसरी स्लोप बन रही है, इसका नाम रख देते हैं B। और हमें बताना है कि कौन सी स्लोप सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी स्लोप पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R = V/I। तो इधर I है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमने I की तरफ से देखना होता है किसका एंगल, किस स्लोप का एंगल I से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है जी। तो B है जो उसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, जिसका एंगल ज़्यादा बन रहा हो, जैसे ये एंगल बड़ा है ये छोटा है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो B है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में स्लोप है वो B है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्लोप है वो A है। थैंक यू।